नमस्कार। एमवे जिंदा है, व्यू नाउ गायब हो गया। ईडी के रेड की बाद का असली खेल क्या चल रहा है व्यू नाउ में? एमएलएम या मनी लॉन्ड्रिंग? जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। एमवे का नाम तो आपने सुना ही होगा। एमवे पे भी ईडी की रेड हुई, बड़ी कार्रवाई हुई। एमवे आज भी अपना काम कर रहा है और व्यू नाउ गेम से गायब हो गया रेड के बाद। तो फिलहाल हमने कुछ अंदरूनी जानकारी जुटाने की कोशिश की है। व्यू नाउ कंपनी के अंदर से क्या चल रहा है, क्या सोच है और क्या खेल था व्यू नाउ कंपनी का। देखिए, व्यू नाउ कंपनी और एमवे में एक समानता है। 4000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस व्यू नाउ कंपनी पे है और 4000 करोड़ का केस मनी लॉन्ड्रिंग का इस वक्त भी, फिलहाल जिस वक्त मैं ये वीडियो आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, एमवे कंपनी पे चल रहा है। एमवे के कार्यकलाप में, बिजनेस मॉडल में, बिजनेस में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई में कोई कमी नहीं आई उस रेट के पास। केस एक तरफ, फ्रीज्ड एसेट्स एक तरफ, फ्रीज एसेट अकाउंट्स एक तरफ, और कंपनी एमवे अपना काम कर रही है। यहाँ व्यू नाउ के केस में तो जो इसकी लिस्टेड कंपनी है वहां भी कंप्लायंसेस पूरे नहीं हैं आज तक, और वो अभी कंपनी किसी भी वक्त ब्लैक लिस्ट हो सकती है सेबी के कार्रवाई द्वारा, और डीलिस्टिंग भी उस कंपनी की हो सकती है। तो ये तो उस लिस्टेड कंपनी की बात है। अब आते हैं जिस कंपनी पे कार्रवाई हुई है, छापा पड़ा है, जिसके अकाउंट्स फ्रीज है, उसके बारे में। तो सीईओ साहब अरेस्ट हैं, आपको पता है, और सीईओ साहब के अरेस्ट होते ही कंपनी बंद हो गई। उसके बाद न एक प्रेस रिलीज कंपनी की तरफ से, न एक बयान, न किसी इन्वेस्टर से कोई संपर्क करने की कोशिश की गई कंपनी के लोगों के द्वारा। चैनल पार्टनर्स कंपनी नहीं है, अपलाइनर्स कंपनी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप के क्लाइंट्स थे जिनको आप ये क्लाउड सर्विसेज दे रहे थे, तो उन क्लाइंट्स के बिजनेस मॉडल का क्या हुआ? देखिए, डाटा बहुत सेंसिटिव है और देश में इस वक्त एक और बहस छिड़ी हुई है कि बदलते हुए युग में भारत का जो डाटा विदेशों में क्लाउड पे रखा है वह सेफ नहीं है, और जरूरत इस बात की है, अभियान इस बात के चलाए जा रहे हैं कि किसी भी हालत पर वो डाटा भारत वापस लाया जाए। तो ऐसी हालत में अगर व्यू नाउ कंपनी के पास किसी कंपनी का डाटा था, तो बड़ी सेंसिटिव कंपनियां होती हैं, ये बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इतने दिनों से उनकी सर्विसेज का क्या हुआ? क्या वैकल्पिक इंतजाम उन कंपनियों के पास था? तो अब तक तो देश में हाहाकार मच जाता अगर व्यू नाउ कंपनी का जेन्युइन क्लाइंट लिस्ट होता। जो जानकारी मुझे यहाँ गाजियाबाद के इनके मोटा सेंटर से आई है, वो बंद पड़ा है। 5-6 महीने से वहां कोई गया नहीं। वहां एक गार्ड है बेचारा, उसको 5-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और तो और साहब, उस गार्ड ने भी कहीं से लोन लेके क्लाउड पार्टिकल्स खरीद लिया था। तो साहब, ये कैसा बिजनेस मॉडल था जो 3 आदमी के अंदर जाने से तुरंत बंद हो गया? तो सवाल फिर वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि क्या कोई बिजनेस मॉडल था भी, कोई बिजनेस भी था, या जैसा कि ईडी का आरोप है कि यह एक फाइनेंशियल बबल था जो सीईओ के अरेस्ट होते ही बस्ट हो गया। रादर मैं इससे आगे जाकर एक बात कहना चाहूंगा, सीईओ तो अरेस्ट फरवरी में हुए, कंपनी तो उसके पहले ही सितंबर, अगर मुझे याद है तो अगस्त सितंबर के आसपास रेंट देना बंद कर चुकी थी। जैसे ही इसका अकाउंट फ्रीज हुआ सितंबर अक्टूबर में, रेंट आना बंद हो गया। तो अगर रेंट का टर्नओवर उस हिसाब से था कि आप 6 करोड़ रुपया तो चैनल पार्टनर्स को कमीशन दे रहे थे,
तो रेंट तो आता रहेगा ना साहब, वो दूसरे अकाउंट में आता, ईडी के पास आता, कहीं कुछ आता। वो इन्वेस्टर्स जो कस्टमर्स थे वो खड़े होते सामने ईडी के कि साहब हमने तो इनसे ये बिजनेस लिया है और हम ये पैसा कहाँ दें, आपने इसका अकाउंट सील कर दिया है। लेकिन एक भी कस्टमर सामने नहीं आया। कस्टमर हो तब तो सामने आता। एक भी कस्टमर कहीं पे यह सवाल नहीं पूछा कि साहब हमारे बिजनेस का क्या होगा, ईडी वालों आपने कंपनी को रातों रात इसके दरवाजे पर ताला लगा दिया है। तो अजीब सी दास्तान नहीं लगती है ये। खैर, एमवे पर भी ईडी की रेड हुई, उसके ऊपर भी 4,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम का इल्जाम है ईडी के द्वारा। भ्यूनाव पे भी रेड हुई, सीईओ अरेस्ट हुए, बट कंपनी ने तो पहले से ही बंद होना शुरू कर दिया था। मई महीने में ही 60 करोड़ का सोना खरीद लिया गया था और भी खर्चे किए गए, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। एमवे ने कहा रेड के बाद भी उसके भी सीईओ अरेस्ट हुए, विदेश से आए थे, केरल पुलिस ने उठा लिया, बंद कर दिया, लेकिन कंपनी ने कहा हमारा काम जेन्यून है और काम अब भी चल रहा है। कंपनी आप भी ठोक करके काम कर रही है ईडी के सीने पर, और व्यू नाउ की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी नहीं आता है कि साहब हमारा काम जेन्यून है तो सिर्फ एक चुप्पी, है तो ट्रोलिंग, है तो भड़काने या लोगों को बहलाने की बातें। कानून के आधार पर कुछ भी सामने अब तक मुझे तो नहीं दिखता है। अगर काम जेन्यून होता आपका व्यू नाउ वालों, तो रेट से काम क्यों रुका? बहुत सारी कंपनियों पर रेट पड़ती है ईडी की, उनका काम तो नहीं बंद होता। मैं दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली का ऐसा कौन सा बिल्डर है, आप नाम ले लीजिए, जिसके प्रमोटर जेल में नहीं है, जिसके यहां ईडी की रेड नहीं हुई, जिसने ईडी को सफाई नहीं दी। और तो और छोड़िए साहब, एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अरुण दातर साहब को ईडी ने नोटिस भेज दिया कि तुमने केयर इंश्योरेंस को शेयर अलॉटमेंट मामले में एडवाइजरी कैसे दी है। अब ईडी का काम है जांच करना, नोटिस भेजना। तो क्या कल से अरविंद दातर साहब सुप्रीम कोर्ट जाना बंद कर दिए? क्या कल से अरविंद दातर साहब सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट नहीं रह गए? उन्होंने ईडी को जवाब दिया कि हमारा प्रियोरोगेटिव है, हम किसको सलाह दें और क्या सलाह दें और कैसे सलाह दें, आपका इससे मतलब नहीं है, और ईडी को अपनी नोटिस विड्रॉ करनी पड़ी। तो यहां पर यह सवाल है कि यहां पर तो है एक भयंकर चुप्पी। आखिर क्यों? अगर आपका काम सही है तो रेट क्या हुई? पूरा का पूरा मॉडल ही हिल गया आपका। व्यू नाउ का मॉडल जो दावा है वो डिजिटल इंफ्रा का था, रूरल ब्रॉडबैंड बनाने का था, डाटा सेंटर्स क्रिएट करने का था। रेड के बाद बैंक अकाउंट फ्रीज हुए और पूरी ऑपरेशंस बंद हो गई। इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना बड़ा डाटा सेंटर, इतना बड़ा क्लेम, सब हवाई एक आदमी के सहारे चल रहा था या 2 आदमी के सहारे चल रहा था। जो 3 लोग अरेस्ट हैं उनके सहारे चल रहा था। बाकी कोई सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है वहां, बाकी कोई स्टाफ नहीं है, बाकी कोई सिस्टम नहीं है। रेंट, सैलरी, अरे भाई ऐसे स्टाफ जिनकी सैलरी, कह तो दिया, जो मोटा गाजियाबाद सेंटर पे गार्ड है उसकी सैलरी तक बंद है। कैसा बिजनेस ऑपरेशन था साहब? तो रेंट, सैलरी, वेंडर पेमेंट सब रोक दिया। क्या यही साइन है बिजनेस लिक्विडिटी की? इससे ईडी के इस आरोप को बल मिलता है कि साहब ये बिजनेस मॉडल कुछ नहीं था, यह टोपी घुमाने का काम था। नए लोगों से पैसा लेकर पुराने लोगों को पैसा दिया जाता था और ये पूरा का पूरा बिजनेस लिक्विडिटी पे डिपेंडेंट था। कैश फ्लो ही यहां पर फेक था।
रियल बिजनेस एसेट्स से चलता है। एसेट्स के नाम पर यहां क्या था, 50 लग्जरी गाड़ियां। अब वो तो कमा के दे नहीं सकती, क्योंकि आप टूर्स और ट्रैवल कंपनी तो है नहीं, वो तो डायरेक्टर्स के पर्सनल यूज में थी। तो रियल बिजनेस एसेट्स पे चलता है, बहानों से नहीं चलता। जब पैसा रुका तो नए इन्वेस्टमेंट रुके तो धंधा ही खत्म हो गया। अगर कहीं कैश फ्लो क्रंच होता भी है तो जेन्युइन बिजनेस चलता रहता है। हम एडवोकेसी में हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर महीने हमें क्लाइंट्स मिले तो हर महीने फीस दे। हम अपना काम तो कर ही रहे हैं ना। तो साहब, अगर पैसा रुकता है तो धंधा नहीं रुकता, धंधा चलता रहता है। पर व्यू नाउ तो हवा ही हो गया। अब फिर से हम एमवे पे चलते हैं। एमवे जो अपने को डिस्टिंग्विश करती है, इसकी कानूनी बारीकियों में तो यहां जाने का समय नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लेके आऊंगा। देखिए, इस देश में एमएलएम इलीगल नहीं है। मेरा वैसे एक वीडियो है कि व्हाट इज एमएलएम एंड व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, और वो डिफरेंशिएट कैसे होता है, देखिएगा पुराना वीडियो। तो साहब, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है वो लीगल है, और इसी को आधार बनाकर एमवे अपना धंधा आज भी हिंदुस्तान में चला रहा है और रेड के बावजूद सरवाइव कर रहा है। आज एमवे के 5.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सेलर्स हैं साहब। आपके तो टोटल सेलर्स तो जो भी हों 100-150, लेकिन टोटल कस्टमर बेस ही 1.25 लाख का है। वैसे आप ईडी को अपने बयान में खरूर साहब 70, 75, 80 ही बता रहे हैं। पब्लिक 1.5 लाख कहती है, बीच में 1.25 लाख की बात आई थी, आज आप 70-80 पे पहुंच गए हैं। तो ये तो इन्वेस्टर्स को देखना है कि अगर उनका कागज नहीं है तो जो लिस्ट है इन्वेस्टर्स की, उसमें से उनका नाम गायब है। ठीक है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। तो आज साहब एमवे की बात पे हम वापस चलते हैं। 5.5 लाख उसके एक्टिव सेलर्स हैं, 2500 एम्प्लॉइज हैं, इवेंट्स करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और सब के सब चालू है साहब। कुछ भी नहीं बंद हुआ ईडी की रेड से, ईडी की अरेस्ट से। बट व्यू नाउ, कहां है आपका इकोसिस्टम? कहां है आपके सेलर्स? कहां है आपके एम्प्लॉइज? कहां हो रहे हैं आपके इवेंट्स? कहां हैं आपके ब्रांड एम्बेसडर? सिर्फ पेपर वर्क था जो पहले ही तीली में हवा जल गया, उड़ गया, मुझे नहीं मालूम। देखिए, और कॉन्ट्रास्ट में लिए चलता हूं। एमवे के साथ व्यूना का कंपैरिजन करके कुछ कहने की कोशिश की, बताया आपको, और थोड़ा चलता हूं। हीरा गोल्ड, रोज वैली, सहारा, पीएससीएल, बेइंतहा नाम है। इन सब पर ईडी, सीबीआई, एससेबी की रेड हुई। ब्लू स्मार्ट, प्रमोटर जेल में गए और बिजनेस खत्म हो गया, क्रैश हो गया। इन्वेस्टर का पैसा डूब गया, सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या यहां पर मैं कहूं कि व्यू नाउ एमवे नहीं बन पाया, व्यू नाउ एमएलएम नहीं था, व्यू नाउ रेंटल मॉडल नहीं था, व्यू नाउ का कोई सॉलिड बिजनेस मॉडल नहीं था, और व्यू नाउ एक और हीरा गोल्ड, एक और मनी सर्कुलेशन कंपनी बनकर रह गया। अगर प्रमोटर के बिना कंपनी चल ही नहीं सकती तो यह कैसी कंपनी थी? यह कंपनी थी या सर्कस कि रिंग मास्टर के हटते ही सारा सर्कस डूब गया? रियल कंपनी अगर कोई होती है तो वो सरवाइव करती है रेड्स के बाद, कानूनी कार्रवाई के बाद। उदाहरण है पेटीएम का, उदाहरण है एमवे का, उदाहरण है जिस कंपनी पे के सिलसिले में अरविंद दातर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को नोटिस दिया गया ईडी के द्वारा, केयर हेल्थ इंश्योरेंस। अनेकों उदाहरण हैं। स्कैम बेस्ड मॉडल्स कोलैप्स
हो जाते हैं पहले ही हमले में, पहले ही कार्रवाई में, क्योंकि उनका जो पैसे का सोर्स है, रियल मॉडल है नहीं, सोर्स रुका, बिजनेस फेल। सो व्यू नाउ के कोलैप्स ने ईडी के उस क्लेम की और पुष्टि कर दी, उसको और सॉलिड बना दिया कि नो रियल बिजनेस वाज देयर, इट वाज जस्ट ए फ्लो बेस्ड फंड्स, इट वाज जस्ट ए फ्लो बेस्ड फंड्स। व्यू नाउ ने ईडी को कन्फेशन दे दिया बिना कुछ कहे सुने, और ट्रायल से पहले ही ऐसा लग रहा है कि अपना केस व्यू नाउ कंपनी हार चुकी है। अब सवाल है कि मेरी सारी बातें गलत हैं, 1 मिनट के लिए हम ऐसा मान लेते हैं, मेरी सारी बातें बकवास है, जैसा कि आप लोग जो व्यू नाउ के समर्थक हैं वो कहते हैं कमेंट्स में, तो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए आपकी बात। तो मेरा अंतिम सवाल है आप ही से कि क्या व्यू नाउ वापस आ रहा है बाजार में, जैसे एमवे आया, जैसे पेटीएम काम कर रहा है, जैसे केयर हेल्थ इंश्योरेंस काम कर रहा है, या गायब हो जाएगा बाजार से? चलिए, अगर हम लीगल रूट की बात करें तो जैसा आप कहते हैं मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है, तो मान लेते हैं कि केस व्यू नाउ जीत जाती है तो वापसी संभव है। लेकिन केस जीत जाने से मे बी, बट बिजनेस कम बैक इन हालात में जहां बिजनेस ही नहीं है, क्या यह संभव है? जवाब आपको देना है। पब्लिक का खोया हुआ विश्वास क्या फिर से व्यू नाउ और सुखविंदर सिंह खरोड़ वापस पाएंगे? जवाब आप पर छोड़ता हूं। वेंडर्स नाराज हैं, एम्प्लॉइज के ड्यूज नहीं क्लियर हुए हैं, और लैंडलॉर्ड्स जो एसेट्स पार्टनर्स, आप जिनको कहते हैं एसेट्स ऑनर्स, वो कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। ऐसी हालत में व्यू नाउ की कमबैक की कहानी किसी दिव्या स्वप्न की तरह ही मुझे लगती है। व्यू नाउ कोई पब्लिक कंपनी नहीं थी, वहां ट्रांसपेरेंसी नाम का शब्द, चिड़िया जीरो थी। तो साहब, व्यू नाउ के कमबैक की बात करना किसी चमत्कार की ही बात करना है। चमत्कार होते हैं जैसा इनके पीआर, सोशल मीडिया पीआर एजेंट्स, पेड एजेंट्स बता रहे हैं। अब सवाल होता है कि भाई ईडी का काम, ईडी पॉलिटिकल इशारों पे काम कर रही है, तो ईडी का काम कितना जेन्युइन है? चलते चलते एक नजर हम उस पर भी मार दें। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ईडी ने यह कार्रवाई पॉलिटिकल दबाव में की, पॉलिटिकल इशारे पे की, तो पहले रेड के बाद बिजनेस कोलैप्स हो गया। तो अगर ऐसा है तो बिजनेस मॉडल नहीं था, तो इसमें पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल दबाव या पॉलिटिकल इशारा क्या करेगा? ईडी क्या करेगी? एमवे का काम उस रेड के बाद भी चल रहा है। हाँ, जिनका मनी लॉन्ड्रिंग वाला गेम था, सिर्फ उस मॉडल पे जो कंपनियां बेचती, हीरा गोल्ड, फाल्कन, सहारा, रोज वैली, आदर्श मल्टी कॉपरेटिव, वो सब के सब यूं ही पहली रेड के बाद धाराशायी हो गए, बाजार से गायब हो गए। रेड के बाद जो कंपनी मर जाए वो कंपनी थी ही नहीं, वह एक फाइनेंशियल इल्यूजन था जिसमें आप और सारे इन्वेस्टर्स फंसे हुए थे उस चक्रव्यूह में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी बात से सहमत हैं तो भी और असहमत हैं तो भी। हर उस इन्वेस्टर तक मेरी बात पहुंचाइए कि जैसे यह लगता है कि ईडी सिर्फ शो करती है, कार्रवाई नहीं करती। ट्रुथ इज, जो रियल है वह सरवाइव करेगा, वह सरवाइव करता है। बाकी जो बबल है वह एक न एक दिन फूटना ही था, बहाना चाहे ईडी का हो जाए या कोई और। व्यू नाउ का मॉडल फ्रीज करते ही, अकाउंट फ्रीज करते ही फ्रीज हो गया जनाब। बादल कभी बरसे ही नहीं। एमवे का मॉडल
अभी तक रन कर रहा है, समझने वाले समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही शो में अगले विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।